अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास मैट्रिक में से यूनिट नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास पहले क्या होता था कि मैट्रिक का जो हमारे पास चैप्टर था केमिस्ट्री का, वो हमारे पास हाइड्रोजन प्लस में वाटर था। अब जो हमारे पास टेक्स्ट का जो सिलेबस है वो क्या हो गया है कि चेंज हो गया है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम को हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो जो हमारे पास अगर हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम वर्ड या केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होती है कि आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि कोई भी हमारे पास फार्मूला क्या है कि ये बॉडी है, ठीक है। अगर हम इसी बॉडी को यहाँ से भी क्या करें कि फोर्स लगा रहे हैं, और इसी बॉडी को हम क्या करें कि यहाँ से भी क्या करेंगे, सेम टाइप का हम क्या करेंगे, फोर्स लगा रहे हैं। जब हम इसी बॉडी को इस टाइप में इस साइड में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, और इस साइड में भी क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये जो हमारे पास बॉडी हो जाती है वो क्या हो जाती है, रेस्ट में हो जाती है, ठीक है। जब ये बॉडी रेस्ट में हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखिए हमारे पास एक तो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ गया कि वो बॉडी जो हमारे पास रेस्ट में होती है, मतलब कि इस साइड में भी हम क्या करेंगे, फोर्स लगा रहे हैं, और इस साइड में भी हम क्या करेंगे, फोर्स लगा रहे हैं। जब ये बॉडी हमारे पास रेस्ट में आ जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। सेकंड टाइप का इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास बीकर है, और इसी बीकर में हमने क्या किया कि इसमें वाटर्स को, मॉलिक्यूल्स को हमने क्या कर दिया है, फिल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अगर हमने इस बीकर में वाटर की मॉलिक्यूल्स को फिल कर दिया, उसके बाद हम ऊपर से क्या करेंगे, और वाटर की मॉलिक्यूल्स इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं। जब हम इसमें और वाटर की मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि अगर हम यहाँ से इसमें स्मॉल होल लगा दें, मतलब जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर से आ रहे हैं उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे मतलब इसमें से बाहर निकल जाएं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाता है कि एक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। कैसे कि यहाँ पे देखिए जितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर से आ रहे हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे हमारे पास क्या आ रहे हैं कि जो हमारे पास बीकर उसमें से बाहर निकल रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन दो वर्ड्स को समझें, मतलब कि एक हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम जो हमारे पास रेस्ट में होता है, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो टाइप से रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, एक हमारे पास में क्या हो रहा है कि बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, और दूसरा हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। कैसे, जितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन हो रहे हैं उतने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं कि आउट हो रहे हैं। मतलब कि इस जो हमारे पास बीकर है, ना तो इसका जो वॉल्यूम है लिक्विड का ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम में आ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब कि जब हमारे पास दो टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, वो रिएक्शंस हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। मतलब कि डायनामिक इक्विलिब्रियम, केमिस्ट्री में जो हम मोस्टली पढ़ते हैं रिएक्शंस, वो कौन से रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। और जो हमारे पास फिजिक्स में पढ़ते हैं वो कौन से पढ़ते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। तो इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आपको ये जो दो रिएक्शंस है, एक हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शंस, दूसरा हमारे पास जो होता है फॉरवर्ड रिएक्शंस, इन रिएक्शंस को समझना पड़ेगा। जिसमें हमारे पास क्या है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं, एक हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस, दूसरे हमारे पास क्या होते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। अब जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो कौन से रिएक्शंस हैं, और जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो कौन से रिएक्शंस होते हैं। इनको समझने के लिए हमारे पास क्या है कि कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्या होंगे, यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे पास कौन से रिएक्शंस होते हैं, आपको रिएक्शंस का तो पता है कि रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं कि जिसमें ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है,
ठीक है। प्लस में हम क्या करते हैं कि बी सबस्टेंस है, और इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है कि फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, सी प्लस में डी। अब ये जो हमारे पास क्या हो रहा है कि रिएक्शंस हो रहा है, रिएक्शंस में हमारे पास दो टाइप हिस्से होते हैं, एक हमारे पास ये, एक हमारे पास ये। जो हमारे पास साइड में रिएक्शंस के टाइप होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट आपस में या तो कंबाइन होते हैं या तो डिकम्पोज होते हैं, या तो वो हमारे पास, और जैसे हमने रिएक्शंस पढ़े प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हो गए हमारे पास, और रिएक्शंस हो गए। तो इस जब ये दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है कि हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। ये हमारे पास क्या होता है कि रिएक्शन। रिएक्शन दो टाइप्स के, एक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस, एक हमारे पास क्या हो गया कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस हो गए। अब जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं, इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस। मतलब कि जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो ओनली क्या होते हैं कि मूव होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सा हो गया, जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि ए हमारे पास प्लस में हमारे पास क्या बना, बी को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या बना, सी प्लस में हमारे पास डी बना, या जस्ट हमारे पास डी बना, यहाँ प्लस में हमारे पास सी बना। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है इट मूव्स ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हमारे पास क्या होते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद हम देखें कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन की सेकंड पॉइंट है वो कौन सी हमारे पास है कि इट गोज टू कंप्लीशन। मतलब कि जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो हमारे पास होते हैं वो जब हम प्लस में रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें कंप्लीट रिएक्शंस मिलता है। मतलब कि जब हम दो रिएक्शंस करवा रहे हैं ए प्लस में बी का, इस पे आप यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि हमारे पास हाइड्रोजन है, प्लस में हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास क्या बना, H2O। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शंस हो रहा है वो रिएक्शंस हमारे पास क्या हो रहा है कि कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद सेकंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखें, देयर इज नो इक्विलिब्रियम। जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता। तो जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है वो सारा आप पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। रिवर्सिबल रिएक्शंस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शंस किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन पे, या हमारे पास जैसे केसी वगैरह है वो हम सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस में पढ़ेंगे। जस्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है, इन दोनों रिएक्शंस में हम किस तरीके से इनको हम डिटेल में से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो हमारे पास ये होते हैं इनमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता। क्यों नहीं इक्विलिब्रियम होता, क्योंकि यहाँ पे देखें जितनी कंसंट्रेशन हम यहाँ पे रिएक्टेंट की लेंगे वो रिएक्टेंट कंप्लीट हो जाता है हमारे पास किसमें, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब कि प्रोडक्ट में। उसके बाद उस प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट नहीं बनता। ठीक है, मतलब कि इक्विलिब्रियम नहीं होता, वो वापस रिएक्शन नहीं आता, इसको हम क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम कैसे शो करते हैं, सिंगल एरो से। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे सिंगल एरो दिया है, इसको आप जो भी रिएक्शंस के बीच में एरो जो हमारे पास सिंगल एरो होगा वो हमारे पास किसको शो करेगा, इरिवर्सिबल रिएक्शंस को शो करेगा। मतलब कि किसी भी रिएक्शन में अगर हमारे पास सिंगल एरो है उसका मतलब है कि हमारे पास कौन सा रिएक्शंस हो रहा है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस हो रहा है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है वो कौन सी है कि मोस्टली ऑफ द रिएक्शंस इन नेचर्स आर इरिवर्सिबल। जो भी रिएक्शंस होते हैं ना नेचर में टोटली हमारे पास क्या होते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, आप जो भी रिएक्शंस देखें मतलब कि 98% या 97% जो भी रिएक्शंस होते हैं नेचर में वो हमारे पास क्या होते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद हमारे पास देखेंगे जो हमारे पास फ्यू इरिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जांपल कि हमारे पास कौन से रिएक्शंस होते हैं। पहले तो आप ये देखें कि जो भी रिएक्शंस कंबंशन रिएक्शंस होते हैं मतलब जिस रिएक्शंस में बर्निंग प्रोसेस होता है वो टोटली हमारे पास क्या होते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। कैसे, जैसे हमने क्या किया कि कार्बन प्लस में ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया तो हमारे पास CO2 प्लस में हमारे पास एनर्जी यहाँ पे किलोजूल पर मोल में मिली। अब जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को आप वापस करके कोक फॉर्म में नहीं ले आ सकते, उसको आप ऑक्सीजन फॉर्म में नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, कंबंशन रिएक्शन था। कंबंशन रिएक्शंस जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। जो रिएक्शंस हमें वापस फिर उसी फॉर्म में ना मिले
उसको हम क्या कहते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। दूसरी बात कि हमारे पास एक तो इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से, जो कंबंशन रिएक्शंस होंगे, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखें कि जो भी हमारे पास कंबंशन रिएक्शंस हो रहे हैं वो हमारे पास रिएक्शंस कौन से हो रहे हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस हो रहे हैं। सेकंड यहाँ पे एग्जांपल देखें कि जो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। प्रेसिपिटेशन कौन से रिएक्शंस होते हैं जिनमें क्या होते हैं कि प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। प्रेसिपिटेट किन में बनते हैं, जैसे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमने AgNO3 हमने एग्जांपल ले लिया, प्लस में हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अब हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट प्लस में सोडियम क्लोराइड है, दोनों का जो आपने रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड हमें मिला, सिल्वर क्लोराइड हमें मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। प्लस में हमारे पास सोडियम नाइट्रेट बन रहा है NaNO3। अगर आप इन दोनों को फिर से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जो हमारे पास, तो उसके बाद हमारे पास सेकंड रिएक्शन से रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं कि इनके जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस के ये क्या होते हैं कि अपोजिट्स होते हैं। किस तरीके से, जैसे हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन थे वो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शंस क्या हो रहे थे कि वो डायरेक्शन में थे, और जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट थे कि हम क्या कर रहे थे कि यहाँ से A प्लस में हम D का रिएक्शन करवा रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, C प्लस में D मिल रहा था, ठीक है। अब जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं कि जो हमारे पास C प्लस में D बना, यहाँ हमारे पास C और यहाँ से D के बीच में बॉन्ड बना, तो ये C में और D में से क्या बनेगा, A प्लस में B बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, अब हमारे पास प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, इनको हम क्या कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है कि नेवर गोज टू कंप्लीट। जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शंस होते हैं या हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते। मतलब कि वो यहाँ तो नेचर में आप देखें कि जैसे हमारे पास क्या है कि प्लांट से हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन गेन करते हैं, ठीक है, और हम प्लांट्स को क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ये रिएक्शन चलता रहता है कि हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, वो हमें ऑक्सीजन देंगे। ये हमारे पास क्या है कि एक नेचर में हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस है। सेम टाइप का हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस केमिस्ट्री में होते हैं वो भी हमारे पास सेम टाइप के होते हैं कि अगर हमारे पास रिएक्शन हो रहा है तो वो कंप्लीट नहीं होता, वो क्या होता है कि चलता रहता है। मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बनेगा। अगर उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ से कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन है, N2 प्लस में हमारे पास 3H2 है, ठीक है। इसमें से हमने क्या बनाया, इसमें से हमारे पास 2NH3 बना, अमोनिया गैस बनी। अब जो हमारे पास ये रिएक्शन से इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ले रहे हैं और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हैं, इसमें से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में हमारे पास जाहिर सी बात है कि हमारे पास 2 मोल्स अमोनिया गैस बने। अब जो हमारे पास अमोनिया गैस बनी इसमें से दोबारा हमारे पास ये क्या होगा कि नाइट्रोजन और 3H2 डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो हमारे पास ये नाइट्रोजन और 3H हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि फिर से हमारे पास ये रिएक्शन स्टार्ट होगा और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया गैस बनेगी। मतलब ये रिएक्शंस जो है ना वो चलता रहेगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास क्या है कि देयर इज अ इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें क्या होती है कि इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होती है, जिस पॉइंट पे जो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, मतलब कि रिएक्शंस का जो स्पीड है और प्रोडक्ट की जो स्पीड है दोनों हमारे पास इक्वल हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और इरिवर्सिबल में हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होती, इसमें कोई मतलब इक्विलिब्रियम नहीं होता। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, फिर से क्या होगा कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बनेगा, फिर से रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, अगर हम यहाँ से वाटर इस बीकर में इन कर रहे हैं तो इस होल में से वाटर क्या हो रहा है कि बाहर निकल रहा है। जितना वाटर इन हो रहा है उतना वाटर बाहर हो रहा है, मतलब दोनों की स्पीड क्या है कि सेम है। इसको हम क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं।
तो जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या होती है कि इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। उसके बाद हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम सिंगल एरो से शो करते हैं। तो जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनको हम डबल एरो से शो करते हैं। लेकिन डबल कौन सा? हाफ एरो। कौन सा हाफ एरो? जैसे हमारे पास ये, अगर हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा है तो इसमें हम इस तरीके से एरो लगा देंगे। एक हमारे पास एरो है इस साइड में, दूसरी एरो इस साइड में, मतलब कि रिएक्टेंट, ये जो एरो शो कर रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। नीचे वाला एरो जो हमारे पास शो कर रहा है कि उसी में से प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? डबल एरो कहते हैं। और ये डबल एरो आपने देखा होगा कि इसमें कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड में। तो हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि डबल एरो से हम इनको क्या करते हैं कि शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास वेरी फ्यू रिएक्शंस इन नेचर आर रिवर्सिबल। मोस्टली हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस के हिसाब से। वैसे हमारे पास अगर आप देखेंगे कि मतलब कि नॉलेज इस बुक के हिसाब से अलग पॉइंट ऑफ मैं दूं कि जो हमारे पास नेचर में रिएक्शंस है ना, टोटली 100% वो क्या है कि रिवर्सिबल है। लेकिन हमें पढ़ाया जाता है कि हमारे पास मोस्टली 98% रिएक्शंस क्या है कि इरिवर्सिबल है और कुछ रिएक्शंस क्या है कि रिवर्सिबल है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप फॉरेन के बुक्स पढ़ेंगे, यूएसए के बुक्स पढ़ेंगे या आप ऑस्ट्रेलिया के बुक्स पढ़ेंगे, उनमें आप केमिस्ट्री के बुक्स पढ़ें तो उसमें आपको मोस्टली रिएक्शंस रिवर्सिबल आपको पढ़ाएंगे। इरिवर्सिबल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। इरिवर्सिबल आप देखिए कोई भी चीज है, हम जो मतलब कि हमारी जो बॉडी बनी है वो किससे बनी है? प्लांट से, जो मतलब कि डिकम्पोजिशन जब ये उनसे बने। फिर हम क्या होते हैं कि फिर मतलब मिट्टी में से तो हम बने, लेकिन फिर हमारी बॉडी क्या होती है कि डिकम्पोज होकर मिट्टी हो जाती है। फिर उसी मिट्टी में से हमारे पास इंसान की बॉडी बनती है। सेम तरह से हमारे पास ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं जो हमारे पास क्या हो इरिवर्सिबल हो। टोटली हमारे पास रिवर्सिबल हो सकते हैं। मोस्टली एग्जांपल दिया जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो हमारे पास होती है, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड, उसका एग्जांपल दिया जाता है कि ये रिएक्शंस हमारे पास इरिवर्सिबल है। लेकिन उन्हें उसमें से भी हम क्या करते हैं कि डिकम्पोज करके हम इतना टेम्परेचर डीप में, मतलब टेम्परेचर माइनस में करके हम उसको कोक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम कार्बन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके क्या है कि कुछ हमारे पास उसके केसेस हैं। तो मोस्टली रिएक्शंस जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि सिलेबस के हिसाब से रिवर्सिबल है। ये जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन फ्यू रिएक्शंस होते हैं, वैसे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि फ्यू रिएक्शंस आर फॉलोस। जैसे हमारे पास मतलब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो हमारे पास क्या होते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, जो भी कंबंशन रिएक्शंस होंगे या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होंगे, या हमारे पास ऐसे रिएक्शंस जिसमें मतलब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट नहीं बने, वो हमारे पास है रिवर्सिबल। लेकिन हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस का कौन से एग्जांपल्स होते हैं? जैसे हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन गैस है प्लस में ऑक्सीजन गैस है, इसमें से आपने क्या कर दिया? वाटर की फॉर्म बना दिया। ठीक है। अगर हम इसी वाटर को डिकम्पोज करें, हीट दे दें, मतलब कि अगर हम इसी को हीट दे दें ज्यादा टेम्परेचर पे, तो हमारे पास ये H2 जो होता है वो क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हाइड्रोजन गैस में प्लस में ऑक्सीजन गैस में। हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास होगी वो क्या होगी? इवापोरेट हो जाएगी, और ऑक्सीजन गैस भी यहाँ से क्या होगी? इवापोरेट। लेकिन इसको आपको डिकम्पोजिशन करने के लिए क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी कौन सी हमारे पास फॉर्म होती है? सनलाइट फॉर्म में भी आप दे सकते हैं इसको, आप इसको हीट फॉर्म में भी दे सकते हैं, आप इसको किसी और फॉर्म में भी दे सकते हैं जैसे कैटलिस्ट के तौर पे। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हमारे पास जैसे अमोनिया का था, नाइट्रोजन और प्लस में हाइड्रोजन गैस कंबाइन हुआ तो हमारे पास अमोनिया गैस बनी, और इसी अमोनिया गैस में से फिर से आप दोबारा रिएक्शन करवा के आप क्या बना सकते हैं? नाइट्रोजन को भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन को भी बना सकते हैं। मोस्टली हमारे पास ज्यादातर मतलब कि इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास क्या होते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, जिसमें हमारे पास ये जो हमारे पास A प्लस में B, हमारे पास C प्लस में D बन रहा है, इसी को हम क्या करेंगे? फिर से हम रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास A प्लस में B मिले। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। इन दोनों में आपको डिफरेंस मालूम हो गया कि रिवर्सिबल कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल कौन से होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को, जो हमारे पास मेन टॉपिक है। यहाँ पे जस्ट क्या था? इंट्रोडक्शन था कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिक डिपेंड किस पे करता है। अब हमारे पास मेन टॉपिक्स आएंगे कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो कैसे पे डिपेंड करता है। के मतलब कि कांस्टेंट, सी मतलब कि कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अगर हमारे पास रिएक्टेंट की जितनी ज्यादा होगी उतना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा,
प्रोडक्ट की जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो उतना रिएक्टेंट में क्या होगा कि कन्वर्ट होगा। जो ज्यादातर आपको इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली इसमें क्या होते हैं कि प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। मतलब कि अगर आप किसी के केसी मालूम कर रहे हैं, किसी के केपी मालूम कर रहे हैं, केसी हमारे पास होता है कंसंट्रेशन का के कांस्टेंट और केपी हमारे पास होता है के फॉर कांस्टेंट और पी फॉर प्रेशर, मतलब कि जो गैसेस फॉर्म में होंगे उनके भी आप इक्विलिब्रियम मालूम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास H2 होता, इसका भी आप इक्विलिब्रियम मालूम कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे वो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे।